नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। तो दोस्तों, कुछ ऐसी है आज की खबर जो आई है उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता, फाउंडर मेंबर आजम खान को अपने बेटे की वजह से एक बार फिर जेल जाना पड़ा है। यह जेल का पार्ट 3 है। इससे पहले भी 2 बार जेल की सलाखों के पीछे आजम खान जा चुके हैं। पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको यह समझाऊंगा कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में क्या हुआ। फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि आजम खान के लिए मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। फिर मैं आपको यह समझाऊंगा कि लीगली आजम खान के लिए चैलेंजेस क्या हैं। और उसके बाद आपके लिए समझने की जरूरत है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन चारों के बीच में ही आजम खान की सियासी रस्साकशी कहां पर आकर के ठहरी है। और आजम खान और अब्दुल्ला आजम का क्या वाकई में कोई सियासी भविष्य है। तो एक एक करके आप समझिए। सबसे पहली खबर तो यह है कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, वैसे ही अदालत के अंदर जो पुलिस वाले थे उन्होंने आजम खान को हिरासत में लिया। 1 किलोमीटर की के फासले पर रामपुर की जेल है, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया। जिस वक्त जेल शिफ्ट किया गया उस वक्त आजम खान के पास में एक चश्मे का केस था और 2 बिस्किट के पैकेट थे। अब्दुल्ला आजम ने अपने साथ में कुछ भी रखना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही जेल के अंदर आजम खान को ले जाया जा रहा था, वैसे ही आजम खान के बेटे अदीब ने आकर के आजम के कान में कुछ कहा। क्या कहा अभी तक क्लियर नहीं है, किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है। आजम खान 23 सितंबर को लगभग लगभग 4.5 पौने 5 साल के बाद जेल से बाहर आए थे। बाहर आने के बाद एक के बाद एक इंटरव्यू दिया, जम करके इंटरव्यू देते हुए अपने आप को राजनीतिक शहीद बनाने और बताने की कोशिश की। अलग अलग इंटरव्यूज में आजम खान ये कहने लगे कि भाई मैं तो मुर्गी चोर हूं, मैं तो बकरी चोर हूं और मुझे इन्हीं आरोपों में जेल के अंदर भेजा गया है। हालांकि आजम खान की जो क्राइम कुंडली है, रिकॉर्ड के हिसाब से, मैं किसी भी तरह का वर्डिक्ट नहीं यानी फैसला नहीं दे रहा, लेकिन आजम खान की जो क्राइम कुंडली है वो भी आपके सामने मैं खोल करके रखूंगा। लेकिन ये मामला कौन सा है, पहले तो आप ये समझे, जिसमें 7-7 साल की जेल हुई है। ये फर्जी पैन कार्ड का मामला है और ये मामला 8 साल पुराना है। साल था 2017, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। आजम खान ये चाहते थे कि अब्दुल्ला आजम को स्वार विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब्दुल्ला की ऑन रिकॉर्ड उस वक्त जो डेट ऑफ बर्थ बताई और दिखाई गई थी वो थी 1 जनवरी 1993। इस लिहाज से जब जोड़ा गया तो अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं हो रही थी, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देश में चुनाव लड़ने के लिए। लिहाजा आजम खान ने अपने पद और रसूख का इस्तेमाल किया, क्योंकि 10 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, नगर विकास मंत्री, मुलायम सिंह यादव के खास, अखिलेश यादव के खास, बहुत ही पावरफुल ऐसा रुतबा, ऐसा रुआब कि उन्हें चार्टर्ड फ्लाइट से लखनऊ से रामपुर छोड़ने के लिए भेजा जाता था। इस तरह का रुतबा। और 2017 में यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत बार उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था, उसी रसूख का इस्तेमाल किया आजम खान ने। क्या किया? जब आजम को यह लगा कि स्वार विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल्ला आजम नहीं लड़ पाएंगे, 25 साल की उम्र नहीं दिखाते, यहां से फिर धांधली का खेल शुरू हुआ। इस खेल में आजम खान ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपने पद का इस्तेमाल करके, पावर इन्फ्लुएंस का यूज करके क्या किया? अब्दुल्ला आजम का एक और जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया, जिसमें उनका ईयर ऑफ बर्थ दिखा दिया। क्या? 1990। यानी 25 साल की पूरी एज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, ये एज नजर आ जाए। बस यहीं पर आजम को अंदाजा नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2017 में आजम खान के बेटे ने स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव तो जीत लिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नवाब कासिम अली की त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि कुछ तो धांधली हुई है अब्दुल्ला आजम की उम्र को लेकर के। बात यहीं तक नहीं रुकी और आपने सुना है ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और बिना आग के कहीं पर धुआं होता नहीं है। आकाश सक्सेना, जो अभी रामपुर के विधायक हैं, उन्होंने बिल्ली के भाग से चीका फूटा और आकाश सक्सेना ने क्या किया कि ये लपक करके ये मुद्दा कैच कर लिया। 2019 में फिर आकाश सक्सेना ने इसमें केस फाइल किया। और जानते हैं आप, आजम खान के खिलाफ जितने मुकदमे हैं, ज्यादातर की पैरवी आकाश सक्सेना के वकील ही कर रहे हैं।
इस केस में बुरे फंसे आजम खान। और अभी चंद दिनों पहले हालांकि हाईकोर्ट में भी अपील की गई थी और ये कहा गया था कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत यानी राजनीतिक बदला लेने की नीयत से यह केस फाइल किया गया है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है तो फिर आपकी पिटीशन खारिज की जाती है, आप हाईकोर्ट ना जाएं, आप सीधे लोअर कोर्ट का ही रुख करें। वहीं से यह लगने लगा था कि 23 सितंबर को जिन आजम खान की रिहाई जेल से हुई, जब आकर के उन्होंने इंटरव्यूज दिए तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और यह मुश्किल बढ़ गई, आजम खान तीसरी बार अपने बेटे की वजह से जेल गए हैं। यानी यह मामला है फर्जी पैन कार्ड का। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं। आप धारा एक एक करके आप समझिए। धारा 467, इसका मतलब यह होता है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में फर्जीवाड़ा यानी दस्तावेजों की जालसाजी। 120 भी आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी। धारा 471 ये धाराएं लगाई गई हैं आजम खान के खिलाफ, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ। अब उन्हें रामपुर में रखा जाएगा या फिर पहले की तरह सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा, आने वाला वक्त तय करेगा, मुकर्रर करेगा। हालांकि अगर इसमें सजा 5 साल की होती तो शायद आजम खान के लिए मुश्किल इतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि लगभग 5 साल आजम खान जेल में बिता चुके हैं। लेकिन यह सजा थी 7 साल की, इसलिए सीधे जेल भेजा गया। जब उनसे यह पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है आपको, तो आजम ने बस एक ही सेंटेंस कहा कि अदालत ने अगर मुझे दोषी माना है तो ठीक है, मैं जेल जा रहा हूं। याद है ना आपको, जब 23 सितंबर को रिहा होने के बाद आजम ने पहले डीएसपी के साथ में उनका विवाद हुआ, जबानी जंग हुई। फिर आजम ने यह कहा कि हम तो जिंदा वापस आ गए हैं और अगर हमारी लाश आती तो फिर हम शहीद कहे जाते। आजम ने यानी अपने लिए फिर से सियासी बुनियाद तैयार करनी शुरू कर दी थी। हालांकि हर कोई यह जानता है कि अभी आने वाले कई सालों तक न तो आजम इलेक्शन लड़ सकते हैं और न ही उनके बेटे। लेकिन जबान के जरिए संभावनाओं की राजनीति के सम्राट बनने की कोशिश आजम करते हैं। अब आजम की क्राइम फाइल आप देख लें। चूंकि आजम का यह कहना है कि उनके खिलाफ कोई भी गंभीर आपराधिक मामला नहीं है, तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि कुल रजिस्टर्ड केस आजम खान के खिलाफ है 104, रामपुर में दर्ज मुकदमे हैं 93, जमीन से जुड़े विवाद हैं 11। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें से 6 मामलों में आजम को सजा हुई है और 5 केसेस में आजम हो गए हैं बरी। हालांकि वकील जो आजम खान के हैं, उनका यह कहना है कि आगे हम अपर कोर्ट में जाएंगे और इस सजा के खिलाफ हम अपील फाइल करेंगे। लेकिन अब यह बहुत बड़ा झटका आजम खान के लिए इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार की रिहाई के बाद कभी खबर यह आई कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर वाली या फिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी इनके साथ में जा सकते हैं। हालांकि इन सभी पर आजम खान ने गुगली चली जब आजम से मिलने के लिए खुद अखिलेश यादव चल करके रामपुर आए। बाद में अखिलेश और अखिलेश ने अब्दुल्ला आजम के साथ में भी और आजम खान के साथ में भी मुलाकात की। और तब अखिलेश ने भी और आजम खान दोनों ने यह कहा था कि जब साथ में मिले हैं तो दिल की बातें हो रही हैं, दर्द बयां किया जा रहा है। लेकिन अब यहां से रामपुर की राजनीतिक विरासत आजम फैमिली में कौन संभालेगा? तंजीम फातिमा यानी उनकी पत्नी, उनकी एक उम्र हो चली है। क्या उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक? आप क्या समझते हैं? क्योंकि एकता कौशिक के नाम पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान एकदम खामोश रहे। एकता कौशिक कहीं पब्लिक फंक्शन में नजर नहीं आई। सवाल बड़ा यह है कि अभी भी मुंह बोली बेटी वही जो लगभग 2-2.5 साल पहले जिनके घर पर गाजियाबाद में रेड पड़ी थी, क्या एकता कौशिक अब आगे फ्रंट फुट पर आकर सियासी मैदान में उतरेंगी? क्या अखिलेश यादव उन्हें स्वीकार करेंगे? उससे भी बड़ी बात यह है, आजम खान को अलग थलग करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में मोहिबुल्ला नदवी को टिकट दिया गया। लोकसभा चुनाव में माफ कीजिएगा, मोहिबुल्ला नदवी को टिकट दिया गया। समाजवादी के टिकट पर मोहिबुल्ला नदवी जीत भी गए। वही मोहिबुल्ला नदवी जो पिछले कुछ दिनों में अपनी 4 शादी की वजह से विवाद में रहे हैं। वो कहानी अलग है, वो कहानी मैं कभी और सुनाऊंगा आपको। नदवी आजम से मिलने के लिए अखिलेश के साथ आ रहे थे, लेकिन आजम ने प्रेशर बनाया, लिहाजा बरेली में ही अखिलेश यादव को उन्हें छोड़ना पड़ा। अंदर की खबर यह है कि ये सारी बातें अखिलेश को बहुत नागवार गुजरी।
वो बात अलग है कि आजम ने अपने तमाम इंटरव्यूज में ये कहा कि मुलायम सिंह यादव तो उनके महबूब, एक ऐसी शख्सियत जिनसे बे इंतहा बेपनाह मोहब्बत आजम को है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए कह गए कि अखिलेश उनसे एक कदम ज्यादा बढ़ करके हैं, क्योंकि आजम खान की बातों में तंज होता है। खैर, एक बार फिर से हम समझते हैं रामपुर की सियासत कहां जा रही है। मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान के खिलाफ, मुरादाबाद में एसटी हसन आजम खान के खिलाफ, आकाश सक्सेना बिल्कुल हाथ पैर धो करके आजम खान के पीछे पड़े हुए हैं, यानी रामपुर के विधायक। आजम आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ नहीं सकते। लाख कहते रहे कि मैं तो उस जमाने का नेता हूं, लाख ये बताते रहे कि 10 बार का विधायक, 1 बार का सांसद और यूपी सरकार में कद्दावर पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब क्या यह है कि आज की तारीख में आजम खान को अपना औचित्य मुसलमानों में, उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड के इलाके में ढूंढने के लिए फिर से एक नई कोशिश करनी होगी। हालांकि उनकी भी अपनी उम्र हो गई है और जेल से निकलने के बाद उन्होंने खुद भी तो ये कहा था कि अब तो यादों में जैसे बहुत कुछ रह नहीं जाता है, मुझे तो मोबाइल नंबर्स ही नहीं याद हैं, इतने दिन के लिए मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया। हालांकि जिस वक्त आजम जेल से बाहर आए उस वक्त ये भी कहा गया था कि शायद किसी तरह का पर्दे के पीछे कोई पॉलिटिकल गेम हुआ है, लिहाजा एक के बाद एक आजम खान को जमानत मिलती चली गई। लेकिन क्या अखिलेश यादव को आजम की जरूरत है? आजम वो हैं जिन्होंने विरोधी तेवर दिखाए थे, आजम वो हैं जिन्होंने इंडिकेशन दिया था कि अपना रास्ता बदल सकते हैं, आजम वो हैं जिन्होंने इशारों इशारों में अपनी नाराजगी भी जताई थी। और याद है ना आपको, जब आजम खान की रिहाई हुई तो उनसे यह पूछा गया कि आपसे मिलने, आपको लेने के लिए अखिलेश यादव आखिरकार क्यों नहीं आए, तो उनका यह कहना था कि बड़े नेता को लेने के लिए बड़ा नेता आता है, मैं तो छोटा नेता हूं, मैं तो जमीन का नेता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं। लेकिन आजम साहब, जब भी आप अब जेल से बाहर आकर के जब ये कहें बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के इल्जाम में या गल्ला चोरी के इल्जाम में आपको अंदर किया गया था, ऐसा नहीं है। 467 दस्तावेज की जाली के इल्जाम में आपको भेजा गया है जेल, आपराधिक षड्यंत्र में आपको भेजा गया है जेल, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करने के आरोप में आपको भेजा गया है जेल। इसलिए आईना दिखाना भी बहुत बार जरूरी होता है। एक और बात, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है ना दोस्तों, बहुत हद तक बदल चुकी है और आज जनरेशनल शिफ्ट हो गया है। आजम खान उस जमाने के नेता हैं जब बाबरी मस्जिद या फिर विवादित मंदिर का विवाद अयोध्या में था और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जब आजम खान, जफरयाब जिलानी, इन सब की तूती बोला करती थी। जफरयाब जिलानी तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है और आजम खान 3 बार जेल की हवा खा चुके हैं। सियासत डोली है, इसमें किसी भी तरह की दो राय नहीं है। खबर इस तरीके की भी है, खुद आजम ने भी इस तरह का इशारा किया था कि जिस वक्त अतीक अहमद की हत्या हुई, जिस वक्त मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर मौत हुई, उस वक्त डर तो उन्हें भी सताने लगा था। और जब पिछली बार आजम को सीतापुर जेल और अब्दुल्ला आजम को अलग किया गया, खुद इंटरव्यू में आजम खान ने यह कहा है कि उन्हें यह लगा था कि पता नहीं इस बार की जिंदगी में अपने बेटे से मुलाकात कर पाएंगे या फिर नहीं, और यही वजह है कि अपने बेटे को गले लगा करके उन्होंने यह कहा कि जिंदा रहे तो फिर एक बार मिलेंगे। आजम कुछ भी यूं ही नहीं करते। हाथ में चश्मे का केस, 2 बिस्किट के पैकेट, इसके साथ जेल के अंदर यकीनन एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उंगली कटा करके हम क्यों ना शहीद हो जाएं। लेकिन पिछले लगभग 6 साल में जो विवाद हैं वो आजम खान से दूर नहीं रहे, चाहे वो डूंगरपुर का मामला रहा हो। हालांकि जो विवादित भाषण का मामला था उसमें आजम बरी हो गए थे, लेकिन एक एमपी एमएलए कोर्ट में ही एक और भी केस चल रहा है और ये केस है 2018 का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनडायरेक्टली मेरी यादें इस केस के साथ पर्सनली भी जुड़ी हुई हैं। उस जमाने में देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का मैं एडिटर इन चीफ हुआ करता था। एक एंकर के नाते मैं आजम खान का इंटरव्यू करने के लिए रामपुर गया। वही जौहर अली यूनिवर्सिटी में जो विवादित रही, वहां पर आजम से मैंने कई सवाल किए, अमर सिंह को लेकर के कई सवाल किए। विवादित जवाब दिए थे उस जमाने में आजम खान ने। चूंकि मामला सब जुडिस है, टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह केस भी अदालत में लंबित है और इसमें भी कभी भी फैसला आ सकता है। लिहाजा आगे भी आजम खान के सामने कई चैलेंजेस हैं, वो बात अलग है।
कि कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की टीम या उनके टीम के और कई लीगैलिटीज को समझने वाले जो जानकार हैं, उनका यह कहना है कि आगे हम लीगल रेमेडी लेकर के आएंगे। लेकिन इतना ही आसान नहीं होता, क्योंकि अब रेफरेंसेस के आधार पर आजम को बहुत कुछ साबित करना होगा अदालत के अंदर। और दूसरी बात वही कि जब राजनीतिक विरासत की बात होती है, रामपुर में नवाबों की राजनीति को बैकबर्नर पर ढकेलने वाले आजम खान, वो आजम जो अपने आप को जमीन का नेता कहते रहे हैं, वो आजम खान जो साबित करते रहे हैं इससे पहले कि वो मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन आज की तारीख में मुसलमानों के सामने ऑप्शंस और भी आ गए हैं। रोहिलखंड के इलाके में मोहिबुल्लाह नदवी के तौर पर, या फिर एसटी हसन जैसे नेता के तौर पर, इकरा हसन जैसे नेता के तौर पर, या फिर जो शफीकुर रहमान बर्क के जो बेटे हैं, कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं और जेन नेक्स्ट वाले हैं। और अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति में उन्होंने पिछले 5-6 साल में ये इंडिकेशन दिए हैं कि पीडीएफ फॉर्मूला के साथ में बढ़ना है और एक जनरेशनल शिफ्ट। और सिर्फ अखिलेश की बात ही ना करें, सभी वो नेता जिन पर नेपोटिज्म क्या नहीं परिवारवाद के आरोप लगे, वो बात अलग है कि बिहार में बहुत बुरी हार हुई है तेजस्वी की, लेकिन तेजस्वी ने भी अपने पोस्टर से लालू यादव को हटाया। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव वाले उस दौर से निकलना चाहते हैं जब सिर्फ यादवों का नेता बनने का तमगा लगा। अखिलेश ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब नेक्स्ट जेन पॉलिटिक्स अगर करनी है तो इसमें यादव नहीं बल्कि गैर यादव ओबीसीज को भी साथ में लेना है, सवर्ण को भी एक वोट बैंक के तौर पर देखना है, मुसलमानों को नाराज नहीं करना है, और दलित अगर छिटक रहे हैं मायावती से तो फिर दलित वोट बैंक का फायदा भारतीय जनता पार्टी की बजाय कुछ हद तक समाजवादी पार्टी को भी होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी आज की तारीख में काम कर रही है। लेकिन खबर इस तरीके की भी है, ये मैं सोर्सेस के हवाले से कह रहा हूं, जो मेरे अपने सोर्सेस हैं वो बताते हैं, जब पिछली बार आजम जेल के अंदर थे तो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की मुलाकात मायावती के साथ भी हुई है। और खबर तो इस तरीके की भी थी कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले थे आजम खान, और इनफैक्ट जो मायावती के भतीजे हैं वो खुद भी ये चाहते हैं कि आजम बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करें। एक खबर तो सोर्सेस से ये भी है कि बीजेपी में एक तबका ये चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी में जाकर के अखिलेश का नुकसान करें आजम, मुस्लिम वोट बैंक को बांट दें आजम खान, जिसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को पहुंचे, और इसी शर्त पर आगे कानूनी तौर पर राहत दी जाए आजम को। लेकिन एक बात तो तय है, आजम का औचित्य खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही निकलकर जेल से बाहर आकर के उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू वायरल हुए और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने नजरिए और चश्मे से एक एक शब्द को देखने और समझने की कोशिश की। अब जब तीसरी बार आजम जेल गए हैं, पहला सवाल, लीगल रेमेडी कैसे मिलेगी? कितने दिन, कितने महीने या कितने साल जेल में और रहना पड़ेगा? अब्दुल्ला आजम का राजनीतिक भविष्य क्या है? क्या अब्दुल्ला आजम के लिए सियासी जमीन तैयार कर पाएंगे आजम खान? रामपुर की जो सियासत है उसके अब कई पोल्स हो गए हैं। एक पोल पर आकाश सक्सेना, नवाब, आजम खान, मोहिबुल्लाह नदवी जैसे नेता, मोहिबुल्लाह नदवी जिन्होंने वैसे भी ये कहा कि आजम खान की उम्र हो गई है। इन दोनों के बीच की सियासी रस्साकशी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव किसे आगे बढ़ाएंगे या किसे पॉलिटिकल वेटेज देंगे, ये सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। और अखिलेश ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भविष्य की राजनीति करना है तो मोहिबुल्लाह नदवी के बिना चल नहीं सकते, क्योंकि जेल में रहते हुए मोहिबुल्लाह नदवी ने चुनाव जीता समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसे वक्त में जबकि वाकई सपा को लहर की जरूरत थी। यानी अखिलेश फूक फूक करके कदम तो रख रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का बयान भी आया जब तीसरी बार जेल भेजा गया आजम खान को, लेकिन अखिलेश ने वो स्ट्रेंथ, वो ताकत क्या फिर से आजम को पिछले 2 महीने में दी? जवाब है नहीं। क्या अखिलेश भविष्य की राजनीति में समाजवादी पार्टी में किसी भी तरह से कोई एक जगह या कोई एक फिटिंग पॉइंट आजम खान को देना चाहते हैं या देने की कोशिश की? जवाब है नहीं। खबर तो इस तरीके की भी है कि जब आजम खान रामपुर पहुंचे तो उन्होंने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात नहीं की, अकेले आजम खान से मुलाकात की। पॉलिटिक्स में बहुत से इंडिकेशंस होते हैं, इंतजार कीजिए। 2027 तक आजम की राजनीति की और भी खबरें आने वाली हैं।
मेरी कोशिश ये होती है कि आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताऊं ताकि आप ये समझ सकें कि सियासत में चल क्या रहा है। खुद यूपी का मैं रहने वाला हूं। हिंदी बेल्ट की हर एक सियासी पॉलिटिकल स्टोरी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। इजाजत दें। नमस्ते।